पीतमपुर गांव में उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक हर कुछ मिनट में आसमान को चीरती और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप जाता। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कुछ अनजानी चीज आने वाली हो। उसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान था, जो अपने बूढ़े पिता के साथ गांव के एक कोने में बने मिट्टी के घर में रहता था। यह गांव शहर से बहुत दूर था और सालों से रहस्यमय घटनाओं के लिए बदनाम था। गांव वाले कहते थे कि इस गांव में रात के समय अजीब अजीब घटनाएं घटती है। लोग रात में यहां से दूर रहते थे और कोई भी बाहर अकेले नहीं निकलता था। उधर रामलाल कई दिनों से अपने हालात से परेशान था। खेतों में फसल नहीं हुई थी और उसके पिता की दवाइयों का खर्चा चुकाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन वह घबराया हुआ अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना मैं जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेचना शुरू करूं, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी दवाई भी आ जाएगी। नहीं तो ऐसे हम कब तक अपना गुजारा करते रहेंगे। बेटे की यह बात सुनकर उसके पिता को मारे डर के जैसे कोई सांप सा सूंघ गया हो। ये सब सुनकर फिर उसके पिता डर के मारे कांपते हुए बोलते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, जंगल जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने सुना है जो भी उस जंगल में गया है वो फिर कभी वापस नहीं आया। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव में जो भी अनहोनी होती है सब उसी जंगल की वजह से तो होती है। नहीं नहीं पिताजी, मैं जंगल से शाम होने से पहले ही आ जाया करूंगा, जिससे मुझे कोई खतरा भी नहीं होगा और ऐसे करके मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा। बहुत देर तक अपने पिता को समझाने के बाद वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के लिए घर से निकल जाता है। सुबह का वक्त था। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। उधर चाय की टपरी पर चाय की केतली से उठती भाप धुंध में घुलती जा रही थी। रामलाल धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वहां पहुंचा, हाथ में कुल्हाड़ी और कंधे पर एक पुराना कपड़े का थैला। उधर चाय की टपरी पर सब लोग बैठे थे और जैसे ही रामलाल को देखते हैं तो रामू काका बोलते हैं, अरे रामलाल, क्या बात, सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर कहाँ चले? कहीं जंगल जाने का तो नहीं सोच रहे हो? हाँ काका, सोच रहा हूँ कुछ लकड़ी काटकर बाजार बेच आऊं, जिससे पिताजी की दवाइयों का खर्चा निकल जाए। बड़े दिन बाद कोई जंगल की ओर जा रहा है बेटा। आखिरी बार माधो गया था, फिर उसकी आवाज आई थी और वो भी हवा में। अरे कहते हैं उस जंगल में एक सूखी बेल है जो जिंदा लोगों की सांसें पी जाती है, और अगर कोई बेल के पास से गुजर जाए तो उसकी परछाई भी छूट जाती है। अरे अगर हर अफवाह पर यकीन करूं तो घर से निकलना भी पाप लगे। मैं शाम तक लौट आऊंगा और वैसे भी कब तक फसल के सहारे बैठा रहूंगा। उसमें कुछ होता तो है नहीं है बारिश की वजह से। तभी कोने में बैठे एक अजनबी ने धीरे से कहा, पर वहां वक्त का कोई मोल ही नहीं है। जो वहां गया उसकी शाम कभी आए ही नहीं। सब उस अजनबी की बात सुनकर अचानक से चौंक गए। वो अजनबी कौन था किसी को नहीं पता। आंखों में अजीब सी चमक और चेहरा भी धूल से ढका हुआ। रामलाल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अजनबी उठकर धीरे धीरे धुंध में खो गया। उसने जो कहा वो हल्के में मत लेना। कभी कभी डर हमें बचा भी लेता है, पर अगर जाना ही है तो याद रखना, जो दिखे उस पर यकीन मत करना और जो ना दिखे उससे डरना मत। रामलाल की आंखों में ये सब सुनने के बाद एक डर का माहौल पैदा हो गया, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए रामू काका से बोलता है,
अरे नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ, न खुद को खोऊंगा और न ही अपनी परछाई को खोने दूंगा। चारों ओर एक सन्नाटा सा छा गया। चाय की केतली अब भी सीटी दे रही थी, लेकिन उस दिन की चाय में हल्की सी बेचैनी घुल चुकी थी। रामलाल चुपचाप चाय की टपरी से आगे बढ़ गया, पर उसकी पीठ को निहारते हुए सबकी निगाहों में एक ही सवाल था, क्या रामलाल लौटेगा? रामलाल अब गांव की सीमा पार कर चुका था। सामने एक घना सीलन भरा जंगल था, लंबे लंबे पेड़ जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थी, मानो किसी गहरे राज को छिपा रही हो। सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन पर पहुंच रही थी। जैसे ही रामलाल ने जंगल की मिट्टी पर पहला कदम रखा, एक अजीब सी सरसराहट उसके कानों में पड़ी, मानो पेड़ आपस में फुसफुसा रहे हों। हवा का झोंका आया, लेकिन वो ठंडा नहीं था, उसमें कोई अजीब सी घुटन थी। तभी रामलाल धीरे से बुदबुदाता हुआ बोलता है, नहीं नहीं, ये सब मेरा वहम है। कोई बात नहीं, बस लकड़ी काट कर लौटना है, कुछ ही घंटों की बात है। फिर रामलाल आगे बढ़ता है, कुल्हाड़ी को कंधे पर टांगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक सूखा हुआ काला पड़ चुका पेड़ दिखता है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हरिया ने सांसें पी जाने वाली बेल के बारे में जिक्र किया था। जैसे ही रामलाल उसके पास से गुजरता है, हवा एकदम थम जाती है और पीछे से एक मध्यम सी आवाज उसके कानों में पड़ती है, रामलाल। रामलाल अचानक से चौंक जाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है वहां पर कोई भी नहीं है। उसके हाथ से कुल्हाड़ी लगभग छूट जाती। वो पीछे मुड़कर देखता है, पेड़ वही है, लेकिन उनकी जड़ें जैसे धीरे धीरे हिल रही है, मानो जैसे जिंदा हो। कौन है वहाँ? मुझे पता है, ये बस मेरा एक वहम है। मैं कुछ भी हो जाए, लकड़ी काटे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसका इतना कहते ही सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन हवा में एक सीटी जैसी अजीब आवाज गूंजने लगती है। तभी पास में पड़ी झाड़ी हिलने लगती है और वहां से एक चमगादड़ निकलता है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल, और वह इंसानों की तरह रामलाल को घूरने लगता है। नहीं नहीं, ये सब मेरा वहम है। ये सब चीजें मिलकर मुझे डराना चाहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा करता हूँ, जल्दी से लकड़ी काटकर घर वापस चला जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो खुद को संभालता हुआ और कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने लग जाता है, लेकिन जैसे ही पहला वार करता है, पेड़ की छाल से खून जैसा गाढ़ा लाल तरल निकलता है। पेड़ की दरार से एक ऐसी आवाज आती है, तो लौट सकता था, पर अब नहीं लौट पाएगा। तभी रामलाल पीछे हटते हुए डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और भागने के लिए मुड़ने ही वाला था कि उसने सामने वही अजनबी खड़ा देखा जो उसे चाय की टपरी पर मिला। मैंने तुमसे कहा था यहाँ शाम नहीं आएगी, अब तुम्हें यहाँ पर भुगतना ही पड़ेगा। और फिर वो इंसान अचानक से गायब हो जाता है। और फिर रामलाल अपने बूढ़े बाप के बारे में सोचता है और फिर ठानता है कि वो लकड़ी लेकर ही जाएगा। जैसे ही वो जंगल में अंदर की ओर जाता है, अचानक से घने बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश के कारण जंगल का माहौल और भी भयानक और डरावना हो जाता है। जैसे ही रामलाल आगे चलता है, उसे पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक उल्लू दिखाई देता है, जिसकी आंखें चमक रही थी और कहीं से बच्चे के रोने की और कभी कभी हंसने की आवाज आती है, जबकि वहां कोई भी नहीं था। अरे ये सब अचानक से क्या होने लगा? और ये बारिश, अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था। बाप रे, अब मैं इतनी बारिश में लकड़ी कैसे काटूंगा? ऐसा करता हूँ, बारिश रुकने तक कुछ छिपने के लिए देखता हूँ और फिर लकड़ी काट कर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर
वो डरते डरते कुछ छिपने के लिए देखने लगता है, पर डर के मारे उसकी सांसें भारी हो रही थी और पैर भी मानो जैसे कोई पकड़ रहा हो। फिर उसे एक घर दिखाई देता है। रामलाल उस घर के पास पहुंचा, जो बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। वो इधर उधर देखता है। चारों ओर मानो एक गुप्त अंधेरा छा रहा था और बारिश भी तेज हो रही थी। घर के अंदर जाने के बाद उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई जली हुई चीज या फिर धुआं हो। कमरे के भीतर जाने पर उसे दीवारों पर उकेरी हुई अजीब तस्वीरें और चित्र दिखाई दिए, जो मानो किसी खौफनाक कहानी को दर्शाते थे। रामलाल का मन थोड़ा घबराया हुआ था। मुझे बारिश बंद होने तक यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। लगता है यहाँ काफी समय से कोई रह नहीं रहा है, इसीलिए बंद कमरे से ऐसी बदबू आ रही है। रामलाल ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से एक हल्की आवाज सुनाई दी और एक काला साया उसके चारों तरफ घूमने लगता है। यह इंसानी नहीं दिखता। उसका चेहरा घूमा हुआ हो, शरीर अधूरा हो या हवा में तैरता हो। जब वो बोले तो आसपास के कांच खुद पे खुद चटक जाए। रामलाल, तू यहाँ है और तेरे बूढ़े बाप के पास कौन होगा अगर वो नहीं रहे तो? कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सामने आओ। और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था और सब कुछ जैसे शांत हो गया था। फिर रामलाल कमरे का मुआयना करने लगा। अचानक उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी, जो किसी अलमारी से गिरी पड़ी थी। रामलाल ने किताब को उठाया और उसके साथ एक काले रंग का धागा लिपटा हुआ था। जैसे ही उसने उस धागे को खींचा, कमरे में अजीब सी हवा चलने लगी, दीवारें कांपने लगी और अचानक कमरे में हल्की सी चमक दिखी और उसी के साथ एक भयानक आवाज सुनाई देती है। अब तूने जो किया है उसका खामियाजा तुझे भुगतना ही पड़ेगा। वही रामलाल डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अब वह बिल्कुल फंस चुका था। मुझे मेरे पिता की और गांव वालों की बात माननी चाहिए थी। वो मुझे बहुत मना कर रहे थे, पर मैं ही पागल था जो यहाँ पर आ गया। फिर रामलाल डरता हुआ पर हिम्मत करके कमरे में इधर उधर देखता है। फिर उसे कमरे में पड़ी हुई एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें एक महिला की छाया दिख रही थी, जिसके चेहरे पर डर और पीड़ा की झलक थी। जैसे ही रामलाल ने तस्वीर को छुआ, वह महिला की छाया कमरे में जीवित हो उठी। वह काला साया एक भयानक रूप ले चुका था और फिर वो धीरे से रामलाल के पास आकर बोलती है, यह जंगल, यह घर, सब कुछ मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है। मैं वो औरत हूँ जिसने अपनी मृत्यु के समय इस गांव में एक काले जादू का शिकार किया था, और अब हर कोई जो इस राज को जानने की कोशिश करता है, वह मेरी तरह इस स्थान पर फंसा रह जाता है। ये सब देखने के बाद रामलाल के भीतर एक सिरहन सी दौड़ गई। उसे समझ में आ गया था कि वो अब इस जाल का हिस्सा बन चुका है और वह बुरी तरह फंस भी चुका है। तभी रामलाल के घर से निकलते टाइम उसके पिता के कहे हुए शब्द उसे याद आते हैं। अच्छा बेटा, अगर तुम फिर भी जाना चाहते हो तो ये लो जादुई पानी। इसे जब भी तुम पर कोई खतरा हो तो इसे अपने आसपास डाल देना, जिससे कोई भी बुरी चीज तुम्हारे पास नहीं आएगी। अरे, मैं इस डर की वजह से उस पानी के बारे में तो भूल ही गया था। तभी रामलाल उस पानी को निकालकर अपने आसपास डाल लेता है और इससे पहले वो काला साया कुछ कर पाता, वो जल्दी से वो पानी काले साये के ऊपर भी डाल देता है। पानी डलते ही वो काला साया चिल्लाने लगता है और पास में पड़े शीशे में कैद हो जाता है। मौका देखते ही रामलाल वहां से भाग खड़ा होता है। वो जल्दी से वहां से भागकर कैसे भी कर अपने गांव वापस आ जाता है
और चाय की टपरी पर बैठे हुए लोगों को सब बात बताता है। और फिर अगली सुबह सभी गांव वाले एक तांत्रिक के साथ मिलकर शीशे में कैद हुए काले साए को लेकर एक कुएं के पास जाते हैं और उस शीशे पर एक भारी पत्थर बांधकर कुएं के अंदर डाल देते हैं। और इस तरह से रामलाल की बहादुरी की वजह से वो गांव काले साए से मुक्त हो जाता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं।